हम लोग अपने इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने बेसिकली बात किया था टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में और मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होता है ये हम लोग जान चुके थे, है ना। मिनरल्स क्या होता है ये जान चुके थे और टाइप्स ऑफ मिनरल्स यानी कि मिनरल्स कितने प्रकार के हैं ये भी हम लोग जान चुके थे। मिनरल्स बेसिकली दो प्रकार के हैं, एक मेटालिक मिनरल और एक नॉन मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल का मतलब हो गया जिसमें कि मेटल का मात्रा प्रेजेंट है, और नॉन मेटालिक का मतलब हो गया जिसमें मेटल का मात्रा प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद फिर आगे चल के हमारा जो मेटालिक मिनरल है वो दो कैटेगरी में और बट गया था, फेरस और नॉन फेरस। तो फेरस मिनरल्स का मतलब हो गया ऐसे मिनरल जिसमें कि आयरन हो, है ना, और नॉन फेरस मिनरल्स का मतलब हो गया जिसमें आयरन का मात्रा नहीं होगा, है ना। सिंपल इतना हम लोग जान चुके थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स को हम लोग किस किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला हमने बात किया था माइनिंग, और माइनिंग भी हमारा दो प्रकार का था, एक ओपन कास्ट माइनिंग और एक सॉफ्ट माइनिंग, है ना। ये हम लोग जान चुके थे क्या था। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि जो दूसरा जो मेथड है मिनरल्स को बाहर निकालने का वो ड्रिलिंग, ड्रिल करके, और तीसरा था क्वेरिंग, है ना। ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग शुरू करेंगे अपने नए टॉपिक को और आगे इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स का मतलब है कि मिनरल्स कहाँ पे कितना ज़्यादा है और कहाँ पे कितना कम है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है चीज़ों को देखना कि कहाँ पे क्या ज़्यादा है और क्या कम है। इसी को हम लोग आज देखेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मिनरल्स कहाँ पे ज़्यादा है तो कहाँ पे कम है। देखा जाए, मिनरल्स फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स लाइक इन इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो हमारे पास ना पत्थर तीन प्रकार के हैं, मतलब पत्थर मतलब जो रॉक होता है वो तीन प्रकार का, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। ये तीन प्रकार के पत्थर होते हैं। ज़्यादातर जो हमारे मिनरल्स हैं ना इन्हीं तीन प्रकार के पत्थर में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और ये तीनों का तीनों पत्थर ज़्यादातर आपको मिलता है पहाड़ी इलाकों में, ठीक है ना, याद रखिएगा। मतलब इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक ये ज़्यादातर आपको मिलता है पहाड़ी वाले इलाका में, और हमारे जो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स हैं वो इन्हीं तीनों पत्थर में पाया जाता है, ठीक ना। आगे जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। बात करें मेटालिक मिनरल्स के बारे में पर्टिकुलरली, मतलब खास प्रकार से यदि हम लोग विशेष तौर पे मेटालिक मिनरल्स के बारे में केवल बात करें तो मेटालिक मिनरल्स ज़्यादातर इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है, ठीक है ना। ये मेटालिक रॉक के बारे में बात हुआ, सॉरी मेटालिक मिनरल्स के बारे में। तो ज़्यादातर मेटालिक मिनरल कहाँ पे पाए जाएंगे, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में। ओके, पहला बात। दूसरा बात, आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल इन ऑन्टेरियो एंड कनाडा, आयरन, निकल, क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनियम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पे ना कुछ अलग अलग कंट्री का भी एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे नॉर्थ स्वीडन में आयरन, उसके बाद ऑन्टेरियो और कनाडा में कॉपर और निकल, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका में आयरन, निकल, क्रोमाइड और प्लेटिनम। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे ज़्यादातर आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में ही ये सब चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि स्वीडन, ऑन्टेरियो, कनाडा, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है यहाँ पे ये सब आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे जनरली नॉन मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। याद रखिएगा, दो पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटालिक मिनरल्स ज़्यादातर किस में मिलेंगे, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक ना। लेकिन जो नॉन मेटालिक मिनरल्स है जिसमें कि मेटल का मात्रा नहीं होता है वो ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला, लाइम स्टोन इन कॉकासस रीजन ऑफ फ्रांस। फ्रांस में एक अलग जगह है कॉकासस जिसको हम लोग कहते हैं। मैग्नीज इन जियोर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स इन अल्जीरिया आर सम एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। कहने का मतलब हो गया फ्रांस, जियोर्जिया, यूक्रेन, अल्जीरिया, ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे नॉन मेटालिक मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन दी सेडिमेंट्री रॉक्स। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मतलब कोयला हो गया, और पेट्रोलियम से ही हमारा बनता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब भी आपको ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। या तो कोई समस्या, ये देखो ये चैप्टर ना कुछ ऐसा है जिसमें कि आपको समझने के साथ साथ कुछ चीज़ें ध्यान में भी रखने पड़ेंगे,
क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि आप एक बार समझ लिए और कंट्री का नाम कहीं से भी उठा के लिख देंगे, नहीं, इसमें बहुत कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जिसको कि आप एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कंट्री का एग्जाम्पल देना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग अब अलग अलग कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन से कॉन्टिनेंट में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे एशिया के बारे में, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये सब के बारे में हम लोग बात करते हैं, अलग अलग बेसिकली कॉन्टिनेंट के बारे में, और देखेंगे कि कौन से कॉन्टिनेंट में क्या चीज़ पाया जा रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहला अपना एशिया से, यानी कि हमारा कॉन्टिनेंट, हमारा जो इंडिया है कहाँ पे लाई करता है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर लाई पड़ता है। इसी के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। देखो, चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। एशिया के अंदर दो बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है, पहला है चाइना, दूसरा है इंडिया। इन दोनों के पास बहुत ज़्यादा आयरन ओर है। आयरन ओर का मतलब हो गया कि वो सामान जिससे कि आयरन बनता है ना। जैसे हम लोग, हमारा जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है, बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है, और आप देखते हैं कहाँ कहाँ रेलवे हमारा फैला हुआ है ना। और इतने बड़े रेलवे में जो आयरन इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या वो आयरन हम दूसरे कंट्री से मांग रहे हैं? नहीं, इतना आयरन हमारे पास खुद का है। ज़रा सोचिए, इतने बड़े रेलवे नेटवर्क को चला पा रहे हैं आयरन के बदौलत, और आयरन का इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में भी करते हैं, बिल्डिंग बनाने में। तो ज़रा सोचो कितना बड़े लेवल पे हमारे इंडिया में आयरन पाया जाता है, बहुत भयंकर लेवल पे, है ना। तो एशिया के अंदर दो कंट्री हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाइना और इंडिया। इनके पास आयरन ओर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आयरन ओर का मतलब होगा कि वो चीज़ जिससे कि क्या बनता है, आयरन बनता है, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास है। एशिया प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन। देखो, हमारे वर्ल्ड में कितना कॉन्टिनेंट है बताओ? 7 कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट में से एक लौता एशिया ही अकेला पूरी दुनिया का आधा टीन प्रोड्यूस कर दे रहा है। और टीन भी किससे बनता है? आयरन से ही बनता है ना। जब मतलब ये सोचने वाली बात है कि 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट में से अकेला हमारा एशिया ही पूरी दुनिया का आधा टीन प्रोड्यूस कर दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा आयरन पाया जा रहा है, तभी तो बना पा रहा है इतना टीन, है ना। आगे बहुत बड़ी बात है ये। अगला, चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर द वर्ल्ड्स लीडिंग टीन प्रोड्यूसर। बात करें एशिया के अंदर 2-3 कंट्री का, तो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये 3 ऐसे कंट्री हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा टीन बनाता है। टीन का बात कर रहे हैं हम, है ना, जिसमें कि आपको देखते हैं ना सरसों तेल ये सब आता है, वो हमारा टीन कहलाता है। आगे, चाइना ऑल्सो प्रोड्यूसेस लीड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन। और भी अलग अलग प्रकार के चीज़ें प्रोड्यूस करता है चाइना, जैसे लीड, एंटीमोनी और टंगस्टन। टंगस्टन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बल्ब में, जो बल्ब आप देखते हैं ना, वो पीला वाला बल्ब जो 15-20 रुपये का आता है, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं टंगस्टन का। एंटीमनी हो गया, लीड हो गया, ये सब के मामले में चाइना बहुत आगे है, इसीलिए चाइना इतना जल्दी ग्रो भी कर पा रहा है। हम लोग इंडिया जो है ना, चाइना से भी बहुत पीछे हैं, आपको मानना पड़ेगा। चाइना एक डेवलप कंट्री है, मतलब डेवलप वो कर चुका है, लेकिन हमारा इंडिया कैसा है? डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग का मतलब हो गया जो अभी डेवलप कर ही रहा है, अभी डेवलप पूरी तरीके से हुआ नहीं है। तो हम लोग चाइना के मुकाबले हम लोग अभी फिलहाल बहुत पीछे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो चाइना है डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जिंक एंड कॉपर। सोचो, यानी कि किसी भी कंट्री के तरक्की के लिए जो मिनरल्स किसी कंट्री के पास होना चाहिए, वो सारा का सारा चाइना के पास है। तो वैसी बात है, वो कंट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है ना। यदि इतना सब कुछ यदि हमारे पास होता, तो आज हम लोग भी बहुत आगे होते। हमारे पास ये मिनरल्स का कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास सारे मिनरल्स बराबर मात्रा में नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा है तो कोई बहुत कम है। जैसे हमारे पास आयरन बहुत ज़्यादा है, तो केवल क्या आप एक आयरन के बदौलत ही अपने कंट्री को आगे बढ़ा लोगे? नहीं भाई, कॉपर भी होना चाहिए था, लीड भी होना चाहिए, जिंक भी होना चाहिए, कोबाल्ट भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, यानी कि हर एक प्रकार का मिनरल्स यदि आपके पास बराबर मात्रा में होता, तो आपका कंट्री एक नेक्स्ट लेवल पे होता। लेकिन ये चीज़ हमारे पास नहीं है, लेकिन ये सब का सब चीज़ चाइना के पास भरपूर है, इसीलिए वो इतना आज आगे है, सुपर पावर बना हुआ है। हालांकि सुपर पावर वो नहीं है, सुपर पावर हमारा अमेरिका है, लेकिन चाइना भी कम नहीं है, चाइना भी बहुत आगे हम लोग से। ठीक है, आगे बढ़ते, ये हो गया हमारा चाइना के मतलब एशिया के बारे में। आगे बढ़ता है, याद रखिएगा, एशिया के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है मिनरल्स के मामले में, वो है हमारा चाइना। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्टिनेंट हम लोग देख लेते हैं। अब अगला हमारा यूरोप। चलिए देखा जाए, यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। देखो, हालांकि ये जो आपका चाइना है ना,
चाइना के पास आयरन ओर बहुत ज़्यादा है, और चाइना कहाँ पड़ता है? एशिया में पड़ता है। यानी कि सबसे ज़्यादा आयरन ओर किसके पास? एशिया के पास। उससे कम किसके पास? यूरोप के पास। यूरोप के पास भी अच्छा खासा आयरन ओर है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, यानी कि इसके पास भी आयरन ओर कम नहीं है, ठीक ठाक मात्रा में इसके पास भी, ये भी अपना काम अच्छे तरीके से चला लेता है। रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर। बात करें यूरोप के 3-4 कंट्री का, तो उसमें हमारा पहला कंट्री रसिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस, ये ऐसे 4 कंट्री है यूरोप के अंदर जिसके पास आयरन ओर का मात्रा बहुत ही ज़्यादा है ना। जैसे एशिया में किसके पास था? चाइना और इंडिया के पास था। उसी प्रकार से यूरोप में रसिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस के पास आयरन ओर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल यूक्रेन और रसिया का हालत तो बड़ा ख़राब है, आपको पता ही है। युद्ध लगातार चल रहा है 2 साल से एकदम, है ना, लगभग 2 साल पुरने वाला है। आगे, डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रसिया। यूरोपियन रसिया का मतलब क्या होता है पता है? वेस्टर्न एंड मोस्ट पॉपुलर पार्ट ऑफ रसिया। इसका मतलब समझिए हुआ क्या? मतलब कि कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज और निकेल ये ज़्यादातर पाए जाते हैं यूरोप के ईस्ट वाले हिस्से में। और दूसरा यूरोपियन रसिया। यूरोपियन रसिया का मतलब होता है रसिया का वो हिस्सा जो कि यूरोप की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। और रसिया का कौन सा हिस्सा है जो कि यूरोप की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है? वेस्ट वाला हिस्सा है। आप वर्ल्ड मैप में देखिए, वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो जो वेस्ट वाला हिस्सा है रसिया का, वो यूरोप के ओर ज़्यादा फैला हुआ है। तो उसी को हम लोग कहते हैं यूरोपियन रसिया, मतलब कि यूरोप का रसिया, इस तरीके से आप समझ लो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा यूरोप के बारे में। अगला है नॉर्थ अमेरिका के बारे में। चलिए नॉर्थ अमेरिका के बारे में ज़रा देख लेते हैं क्या है इसके बारे में खास बात लिखा हुआ, इसके पास कौन कौन सा मिनरल्स है। द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द एपेलेचाइन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। देखिए इसमें 3 जगह है बेसिकली। नॉर्थ अमेरिका के अंदर 3 ऐसे जगह हैं जहाँ पे ज़्यादातर मिनरल्स पाए जाते हैं। मतलब ये हो गया कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में हर जगह पे मिनरल्स नहीं फैला हुआ है, यहाँ पे 3 ही ऐसे जगह हैं जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, मतलब कि बेसिकली कनाडा के बगल के आसपास का ये बात कर रहा है। पहला हमारा ये हो गया कैनेडियन, मतलब ग्रेट लेक, मतलब वहाँ पे ना एक बहुत बड़ी झील बहती है, उसके बगल का ये बात कर रहा है। उसके बाद है एपेलेचाइन रीजन। एपेलेचाइन रीजन हमारा एक नॉर्थ अमेरिका में एक बड़ा ही खूबसूरत सा जगह है, वो हो गया हमारा दूसरा जगह जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा पाए जाएंगे। और तीसरा हमारा हो गया माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट का मतलब हो गया कि नॉर्थ अमेरिका में वेस्ट वाला जो हिस्सा है उधर बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ पे भी अच्छे खासे मिनरल्स पाए जाते हैं। और ये तो हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि पहाड़ों में मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। आगे, आयरन ओर, निकेल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन सील्ड रीजन। बेसिकली जो नॉर्थ अमेरिका का कैनेडियन वाला रीजन है, मतलब कि हम लोग तो यहाँ पे बैठे हुए तो पता नहीं कौन सा रीजन है, लेकिन जो भी रीजन वहाँ पे रहा होगा वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पाया जाता है आयरन ओर, निकेल और सबसे बड़ी बात गोल्ड। सोचो, यानी कि सोना भी वहाँ पे पाया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है, तो ये सब वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कोल इज माइंड इन दी एपेलेचाइन्स रीजन, और जो एपेलेचाइन रीजन है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है। मतलब कैनेडियन रीजन जो है वो आयरन ओर, निकेल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर के लिए फेमस है। एपेलेचाइन रीजन जो है वो कोयले के लिए फेमस है। उसके बाद डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर आर फाउंड इन वेस्टर्न कॉर्डिलियर्स। ये भी एक मतलब वेस्टर्न हिस्सा हो गया हमारा, वेस्ट वाला हिस्सा मान लो नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ पे भी ये सब चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका। अगला है हमारा साउथ अमेरिका। चलो इसके बारे में ज़रा देखा जाए। ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। देखो आयरन का सबसे अच्छा क्वालिटी कहाँ पे पाया जाता है? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील है कहाँ पे? साउथ अमेरिका में है। यानी कि ब्राज़ील दुनिया का इकलौता ऐसा कंट्री है जो कि आयरन और सबसे अच्छा वाला प्रोड्यूस करता है। यानी कि यहाँ पे जो आयरन बनेगा वो बिल्कुल हाई क्वालिटी का आयरन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे,
चाइल एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। साउथ अमेरिका में दो हमारा एक और दो जगह है बेसिकली, चाइल और पेरू, ये बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करता है कॉपर को, जो कि केवल अपने पास नहीं रखता बल्कि बाकी कंट्री को भी देता है इस्तेमाल करने के लिए। ब्राज़ील एंड बोलीविया आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टीन। ब्राज़ील हो गया और बोलीविया हो गया, ये दो ऐसे जगह हैं साउथ अमेरिका का बेसिकली, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टीन प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा इस बात को। अगला, साउथ अमेरिका हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड। अरे बाप रे, ये तो यहाँ पे डायमंड भी मिलता है, डायमंड भी देखने को मिलता है साउथ अमेरिका में, ठीक है ना। आगे तो ये सब बेसिकली साउथ अमेरिका में ये सब आम बात है, मतलब वहाँ पे दिख जाता है। बड़े बड़े माइन जब खोदे जाते हैं वहाँ पे, खदान जब खोदा जाता है तो ये सब वहाँ पे बड़े भारी मात्रा में मिलता है। उसके बाद मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया। मिनरल ऑयल भी पाया जाता है, यानी कि तेल, वो भी किसका तेल, मिनरल्स का। फिर उसका हो सकता है कि आगे चल के उस मिनरल्स ऑयल का आगे चल के कोई सॉलिड मिनरल बनाया जाता होगा, है ना, उसका अलग लेवल पे इस्तेमाल किया जाता होगा। तो ये भी साउथ अमेरिका में देखने को बहुत बड़े लेवल पे मिलता है, वो भी कहाँ पे, वेनेजुएला में, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू और कोलंबिया में, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अगला है अफ्रीका। चलिए जरा अफ्रीका के बारे में देखा जाए, अफ्रीका के बारे में क्या खास बात किया गया है। देखो, अफ्रीका इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा हमको विस्तार से बताते हैं। अफ्रीका के पास ना, हालांकि जब आप कभी आपको आगे चल के हिस्ट्री में पढ़ने, मतलब जब आपको कभी हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा तो अफ्रीका के बारे में आप हमेशा एक चीज़ गौर करेंगे कि अफ्रीका के पास रिसोर्स हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन वहाँ का पॉपुलेशन हमेशा से क्या था, बहुत ही कम था, समझिएगा। और हमारे इंडिया का सिचुएशन और अफ्रीका का सिचुएशन कुछ मिलता जुलता है। क्यों मिलता जुलता है? क्योंकि हमारे इंडिया पे जिस तरीके से अंग्रेजों ने रूल किया, पूरा लूट पाट के वो चले गए, सेम सिचुएशन अफ्रीका के साथ भी हुआ था। हमारे पास क्या था, रिसोर्स बहुत ज़्यादा था, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये लालच आ गया किसको, अंग्रेजों को, सब कुछ लूट के चला गया। उसी प्रकार का हालत कुछ अफ्रीका के साथ भी हुआ। अफ्रीका के पास शुरू से ही रिसोर्स बहुत ज़्यादा था, रिसोर्स मतलब सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब उसके पास बहुत ज़्यादा शुरुआत से ही था, लेकिन वहाँ के लोगों को पता नहीं था कि इसका इस्तेमाल क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो उसको बुर्बक बना दिया, कौन, अंग्रेज बुर्बक बना दिया, बोला अरे ये सब कुछ नहीं होता है, तो हम तुमसे ये सब चीज़ ले लेते हैं, तुम हमको दे दो। तो अफ्रीका के लोगों को लगा यार ले लो, क्या दिक्कत है इसमें, ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, वो लोग लेके चले गए। लेकिन जब बाद में पता चला अफ्रीका के लोगों को कि नहीं, ये बहुत ही कीमती सामान होता है, इसको लेके जाने नहीं देना है, तो वहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ उन लोगों ने लड़ाई भी लड़ा कि आप लोग हमारे कंट्री से सब उठा के क्यों लेके जा रहे हैं, है ना। तो और वहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार का सिस्टम चला है, और आपने पढ़ा होगा शायद कहीं पे आपने, नहीं तो फिर आप क्लास 10th में आपको हम पढ़ाएंगे कि गांधी जी ने वहाँ पे एक लड़ाई लड़ा था साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ। वहाँ पे गांधी जी बेसिकली पढ़ रहे थे, उनको वहाँ का सिस्टम बढ़िया पसंद नहीं आया अंग्रेजों का, तो गांधी जी ने उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ा था वहाँ के लोगों के लिए। तो खैर ये अलग बात है, उसको छोड़िए। अभी फिलहाल अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता रहे थे। अफ्रीका का केस ये रहा है शुरुआत से कि इसके पास डायमंड, गोल्ड, ये सब एकदम बड़े मात्रा में था, हमेशा से रहा है, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा आइडिया नहीं था कि इसका इस्तेमाल क्या है। तो इन लोगों को पूरी तरीके से गुलाम बनाया अंग्रेजों ने, और अंग्रेज सारा चीज़ लूट के लोगों का चला गया। लेकिन जब इन लोगों को समझ में आया कि यार गोल्ड भी अच्छा चीज़ होता है, डायमंड भी बड़ा अच्छा चीज़ है, मार्केट में इसका बड़ा दाम होता है, तब तक बहुत ही लेट हो चुका था, तब तक सारा चीज़ लेके अंग्रेज जा चुका था, है ना। आगे बढ़ते हैं। और अभी भी कई बार, अभी भी मतलब अभी प्रेजेंट डे में अभी भी कई बार साउथ अफ्रीका में जब खदान खोदा जाता है ना, माइनिंग जब किया जाता है, तो कई बार केवल और केवल गोल्ड ही मिल रहा होता है, डायमंड ही मिल रहा होता है। लोग दौड़ जाते हैं पूरी तरीके से। कभी आप यूट्यूब पे सर्च करिए या फिर आप कभी गूगल पे पढ़िए इसके बारे में, आपको पता चलेगा, ये तो वीडियो आपको दिख जाएगा वहाँ पे, मतलब कि हल्ला हो जाता है ना, मतलब पूरा हल्ला हो जाता है कि अरे बाप रे, वहाँ पे खदान खोदा गया है और वहाँ पे सोना पाया गया, खदान में डायमंड पाया गया, तो सारे गांव के लोग उधर दौड़ जाते हैं इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि आज के समय में सबको सोना चांदी का भाव पता है क्या है, सब उसको जानता है कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज भी साउथ अफ्रीका का ज़मीन ऐसा है, मतलब आज भी खास करके जो अफ्रीका का ज़मीन है वो ऐसा है कि कई बार खदान खोदा जाता है ना, तो बड़े लेवल पे कोयला के जगह पे डायमंड ही मिल रहा होता है, गोल्ड ही मिल रहा होता है, समझ रहे बात को। ये बहुत आज भी होता है बड़े लेवल पे।
लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि पूरा गोल्ड मतलब प्योर गोल्ड प्योर डायमंड नहीं मिलता है, बाद में उसको रिफाइन करना होता है, मार्केट में प्रोसेस करना होता है, तब जाके उसको बेचते हैं वो लोग। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अफ्रीका इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड गोल्ड एंड प्लेटिनम। दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड डायमंड और प्लेटिनम कहाँ पे देखने को मिलेगा? अफ्रीका में। एकदम शुरू से ये हमेशा एकदम टॉप नंबर पे रहा है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड आपको देखने को मिलता है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे में। और ये सब कहाँ बिलोंग करेगा? अफ्रीका में बिलोंग करता है। यहाँ पे सोना बहुत देखने को मिलता है। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइड। ये भी अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हैं जो कि अफ्रीका में देखने को कई बार मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड एंगोला। मतलब कि एंगोला हो गया, लीबिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, यहाँ पे भी तेल मिल जाता है। मतलब यहाँ पे तेल मिलता है, वो भी कौन सा तेल? पेट्रोलियम का बात कर रहा है यहाँ पे, सरसों तेल नहीं, सरसों तेल तो उगाना पड़ता है ना। ये पेट्रोलियम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, मतलब मिल जाता है बेसिकली। ये हो गया हमारा अफ्रीका के बारे में। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। चलिए, ऑस्ट्रेलिया भी हमारा एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कोई प्रोड्यूस करता है तो वो ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है। अच्छा, प्रोड्यूस करने का मतलब क्या? बनाता है नहीं, प्रोड्यूस करने का मतलब वहाँ पे पाया जाता है ना, ये चीज़ है। इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टीन एंड निकल। यानी कि यहाँ पे भी गोल्ड मिलता है, डायमंड यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे? अभी भी अफ्रीका में। यहाँ पे थोड़ा सा कम, लेकिन यहाँ पे भी मिल जाता है ये सब चीज़। टीन भी मिलता है, निकल भी मिलता है, आयरन ओर भी यहाँ पे मिल जाता है। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लीड, जिंक एंड मैग्नीज। यानी कि ये सब भी यहाँ पे मिनरल्स मिल जाते हैं। जिंक हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज, लीड, कॉपर, ये सभी यहाँ पे भारी मात्रा में देखने को मिलता है। उसके बाद उसके बाद कैलगुरली एंड कुलगाडी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। ये दो जगह का बात कर रहा है बेसिकली, कैलगुरली और कुलगाडी। ये दो अलग प्रकार के जगह का नाम है, जो कि विदेश का नाम है, तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा प्रोनाउंस करना दिक्कत हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे दो जगह है जहाँ पे सोना बहुत मिलता है, बिल्कुल सोना बहुत मिलता है यहाँ पे। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के बारे में। उसके बाद है फिर हमारा एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका भी हमारे कॉन्टिनेंट है, इसके बारे में जरा देख लेते हैं क्या है। एंटार्क्टिका हैज़ सफिशिएंट वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। देखो, एंटार्क्टिका का ना सबसे बड़ा बात यह है कि एंटार्क्टिका कैसा जगह है? एक बर्फीला जगह है। तो यहाँ पे जो भी मिनरल्स पाए जाएंगे वो कहाँ पे पाए जाएंगे? बर्फ़ के पहाड़ों के बीच में पाए जाएंगे, और वैसी बात है। और ज़्यादातर मिनरल्स और कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पे पानी के नीचे मिलेंगे भाई, है ना, क्योंकि बर्फीला जगह है, ये पूरा पानी वाला जगह है ये। तो यहाँ पे भी भारी मात्रा में मिनरल्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार का। वो भी डिपोजिट्स ऑफ कोल आर फाउंड इन द ट्रांसटार्क्टिक माउंटेन्स। मतलब माउंटेन का नाम है बेसिकली, ट्रांसटार्क्टिक माउंटेन का नाम है। यहाँ पे कोयला मिल जाता है। ठीक है, आगे और इज फाउंड इन द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स। ये पहाड़ का नाम है। पहाड़ का नाम क्या है? प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स। यहाँ पे आयरन मिल जाता है। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वान्टिटीज। यानी कि यहाँ पे भी ठीक ठाक मात्रा में आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये सब यहाँ पे मिल जाता है। ये मत समझना कि बर्फीला जगह है तो कुछ नहीं मिलता होगा, नहीं, यहाँ पे भी सब कुछ देखने को मिलता है। और ये पूरा बर्फीला नहीं है, यहाँ पे लोग रहने वाले जगह भी हैं और लोग वहाँ पे रहते भी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अलग अलग कॉन्टिनेंट के बारे में। अगला हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। ये तो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा? अलग अलग कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे केवल और केवल इंडिया के बारे में, यानी कि इंडिया में कौन सा मिनरल्स कहाँ पे पाया जाता है, ये हम लोग अपने अगले क्लास में शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।